शहबाज शरीफ की हुकूमत को और मौजूदा निज़ाम को उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है संडे का। इमरान खान ने कहा है अगर ये दो मुतालबात पूरे नहीं होते तो मैं बिल्कुल रेमिटेंस से रोकने की कॉल दूंगा। 20 नवंबर 2024 को जो कत्ले आम हुआ है इस्लामाबाद में, एक सीनियर तरीन ऑफिसर टू द लेवल ऑफ ब्रिगेडियर विद अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, मुझे पता भी है कि कौन सी रैंक और कौन सी पोजीशन में, नाम भी पता है मुझे उनका। 16 दिसंबर को हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया बांग्लादेश में, इसके हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट छिड़ गई। Mohammed Yunus is rewriting history and not in a good way. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहित पीरजादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 19 दिसंबर 2024 का दिन है, थर्सडे का दिन है, और अब ये दिन आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम पसीर है। आज के दिन की सबसे अहम डेवलपमेंट मेरे नज़दीक पाकिस्तान के हवाले से इमरान खान की वो पोजीशन है, वो गैर मुतवक्को ट्वीट है अब से चंद घंटे पहले जो सामने आया, जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ की हुकूमत को, PDM2 गवर्नमेंट को उन्होंने बाकायदा एक अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर आपने हमारे मुतालबात जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के, उन्हें संडे तक तस्लीम ना किया, उन्हें ना माना, तो फिर हम सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट चलाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसकी तफसीलात क्या है, ये क्यों गैर मुतवक्को है, कैसे इमरान खान ने लेस देन 48 आवर्स को 48 घंटे पहले उनकी एक डिफरेंट पोजीशन भी सामने आई थी, और इससे नथी बहुत से इश्यूज हैं जिनकी डिटेल्स मैं आपके सामने रख सकता हूं। लेकिन इसके साथ ही मैं थोड़ा सा ये भी जिक्र करूंगा कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान में बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट, खास करके बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त छिड़ी हुई है। उसकी कुछ एविडेंस मैं स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा। ये उस वक्त छिड़ी जब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर के हवाले से हिंदुस्तान की फौज को उनकी बहादुरी के ऊपर उन्होंने मुबारकबाद देते हुए एक ट्वीट किया, लेकिन उसके ऊपर बांग्लादेश में एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट छिड़ गई है। ये और बात है कि नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट के हवाले से खुद कांग्रेस पार्टी को भी थोड़ा सा एतराज है। ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगा कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। ये बड़ा जरूरी है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। वाइल आप सब लोग कहते हैं कि आपने नोटिफिकेशंस के लिए इसको खोला हुआ है, लेकिन मेरा डैशबोर्ड ये शो करता है कि सिर्फ 32-33% लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन या तमाम नोटिफिकेशन के लिए इसको खोला है, सब्सक्राइब जरूर किया है, लेकिन सब्सक्राइबर ने भी अपने नोटिफिकेशन जो है सारे के सारे वो नहीं खोले हुए। तो इसलिए मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं। अब चलते हैं इन डेवलपमेंट्स की तरफ। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इमरान खान। इमरान खान ने दो इंटरेस्टिंग चीजें की हैं। एक तो उन्होंने गैर मुतवक्को तौर पे अपना एक ट्वीट किया जिसमें शहबाज शरीफ की हुकूमत को और मौजूदा निज़ाम को उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है संडे का, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हमारे मुतालबात को, दो ही उनके मुतालबात हैं इमरान खान के, एक के 9 मई 2023 और 26 नवंबर 9 मई 2023 का जो नाटक था उसके हवाले से, और 26 नवंबर 2024 का जो कत्ले आम इस्लामाबाद में हुआ है, इस्लामाबाद मैसेकर, इसके हवाले से जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए, और उसके अलावा हमारे जो सियासी कैदी हैं जिनका अभी तक आपने अंडर ट्रायल हैं उन्हें आप रिहा करें जमानत के ऊपर, और अगर आप हमारे ये मुतालबात नहीं मानते तो हम मजबूर हो जाएंगे। संडे तक उन्होंने टाइम दिया है कि अगर इतवार तक हमारे इन मुतालबात को हुकूमत नहीं मानती तो हम मजबूर होंगे कि हम सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट लॉन्च करें, और उसके सिलसिले में सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे, लैंग्वेज भी बड़ी सॉफ्ट है उनकी, उन्होंने कहा कि हम एक्सपैट पाकिस्तानी और पाकिस्तानी डायस्पोरास को ये रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे अपील करेंगे कि वो पाकिस्तान जो रेमिटेंसेस भेजते हैं उस प्रोसेस को स्लो कर दें। ये भी उन्होंने नहीं कहा कि मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। अब ये गैर मुतवक्को ट्वीट क्यों है? अच्छा, इसके साथ ही उन्होंने दूसरी चीज ये की है कि उन्होंने उनकी जो नेगोशिएशन मुज़ाकराती कमेटी है जिसमें पहले 5 मेंबर थे, जिसे लीड करते हैं जनाब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन नेशनल असेंबली उमर अयूब खान साहब, और उसके बाद 2 लोग उसमें और ऐड कर दिए गए, जिसमें एक इसे कहते हैं बैरिस्टर हामिद खान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने लीगल एक्सपर्ट हैं। उसके अलावा उसके अंदर एक और इजाफा किसका किया गया मुझे इसका जहन में नहीं आ रहा। बहरहाल वो जो 7 लोगों की कमेटी है उसकी मीटिंग भी उन्होंने बुला ली है, और उस हवाले से उनके जो वकील हैं, जो फवाद चौधरी के भाई हैं जनाब फैसल चौधरी साहब, उन्होंने अडयाला जेल के हुकाम को एक पिटीशन, एक एप्लीकेशन और एक रिक्वेस्ट भी मूव की है। ये ऐन मुमकिन है कि जिस वक्त आप मेरी ये वीडियो देखें, क्योंकि अभी मैं इसमें चीज़ें ऐड करूंगा, उस वक्त तक हो सकता है अगर अडयाला जेल के हुकाम को इमरान खान के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई उनको ख्याल आया और उनको फैसल चौधरी से हमदर्दी हो गई, तो हो सकता है कि ये मीटिंग हो चुकी हो या हो रही हो। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मीटिंग डिनाई कर दी जाए,
जिस तरह से अली अमीन गंडापुर जब आए थे 2 दिन पहले इमरान खान को मिलने के लिए, तो उनको भी मीटिंग डिनाई कर दी गई थी। उस वक्त मेरा ख्याल था कि शायद हो सकता है कि इमरान खान ने उनको मीटिंग डिनाई कर दी हो, लेकिन अब मुझे पीटीआई के बाद सोर्सेस से पता चला है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो और हमारे जो भाई लोग हैं वो दोनों की मिली भगत ये थी कि अली अमीन गंडापुर भी रस्मन तौर पर आए थे इमरान खान को मिलने। वो चाहते नहीं थे कि वो इमरान खान को इस तरह से अकेले में मिलें और इमरान खान उनकी क्लास ले लें यौम शुहदा के हवाले से, इसलिए उन्होंने और उनके भाई लोगों के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने मिलकर उनकी मीटिंग जो है वो इमरान खान से उस वक्त नहीं होने दी थी। अब ये मीटिंग उनकी मुज़ाकराती टीम के साथ इस वक्त हो पाती है या नहीं हो पाती, दैट्स अ बिग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लेकिन अब इमरान खान ने ये गैर मुतवक्को क्यों है ट्वीट? ये गैर मुतवक्को इसलिए है कि इमरान खान ने, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, 17 दिसंबर को उन्होंने बहुत ही लंबे 2 पार्ट एक ट्वीट किया, बहुत ही लंबा, मेरा ख्याल है दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पॉसिबल ट्वीट जो उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों मजबूर हो गई। इसमें उन्होंने मेरा ख्याल है 7 रीजंस दिए थे, और जो 7 रीजंस थे उसमें यह था कि किस तरह से लंदन प्लान के तहत हुकूमत को गिराया गया, फिर किस तरह से उस लंदन प्लान के तहत जो इंतखाबात पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में होने थे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट उनको नहीं होने दिया गया, नेशनल इलेक्शन भी नहीं होने दिए गए, फिर किस तरह से 9 मई 2023 का नाटक रचाया गया, किस तरह से इमरान खान को अगवा कर लिया गया एक अदालत के सामने से, फिर उसके बाद उस नाटक के बाद 10,000 से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, पाकिस्तान के शहरियों को उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसमें और भी वाक़यात के साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि किस तरह से ये 26वीं आईनी तरमीम है इसको पास किया गया, यानी जो अदलिया में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रही सही कसर या एक रही सही जुडिशल इंडिपेंडेंस थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया। फिर उन्होंने उसमें बताया इसी इस्लामाबाद के मैसेकर का, और इन तमाम चीज़ों का जिक्र करके उन्होंने बहुत हैवी हार्ट से, यानी कोई समझते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऐसा लगता है कि वो समझते हैं कि नागुज़ीर हो गई है, हम मजबूर हो गए हैं, गो कि हम चलाना नहीं चाहते थे, ये सब उन्होंने उसमें एक्सप्लेन किया था। लेकिन साथ ही उसके आउटसेट में उन पैराग्राफ्स में इमरान खान ने यह भी कहा था कि मैं इसे चंद दिनों के लिए हम इसे मुलतवी कर रहे हैं, हम इसे डिले कर रहे हैं, और इसका मैं एक टाइमलाइन और इसका मैं एक लाहे अमल जो है मैं खुद दूंगा। तो उस वक्त एक्सपेक्टेड यही थी। उसके हवाले से पाकिस्तान के अखबारात के अंदर बड़ी हेडलाइन छपी कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और ये सिर्फ एक दिन पहले की बात है हेडलाइन जब छपी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने अपनी सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट को टॉक्स की खातर उन्होंने उसे सस्पेंड कर दिया है या उन्होंने उसको डिले कर दिया है। अब इस दरमियान क्या हुआ, यानी 17 दिसंबर और 19 दिसंबर के दरमियान में ऐसी क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये हमें इस वक्त ठीक तरह से नहीं पता। कहते हैं कि सियासत में जिस तरह से होता है कि हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और, सियासत की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बहुत बाद में समझ आती हैं। तो इस वक्त ये क्लैरिटी नहीं है कि क्या हुआ, बिकॉज पीडीएम की हुकूमत की तरफ से नेशनल असम्बली के जो स्पीकर हैं अयाज सादिक साहब, बहुत ही रिस्पेक्टेड PMLN पॉलिटिशियन है, उनकी ये जिम्मेदारी लगाई गई थी। उनके फिर स्टेटमेंट्स भी सामने आई, मेरा ख्याल उनका ट्वीट भी सामने आया जिसमें अयाज सादिक साहब ने कहा कि मैं अवेलेबल हूँ, मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ, दफ्तर में, घर में, जिस वक्त भी मुझसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रजू करेगी तो मैं इन नेगोशिएशंस के लिए एंगेज होने के लिए तैयार हूँ। ताहम यह है कि PMLN की लीडरशिप की तरफ से 2-3 लोगों की मैंने स्टेटमेंट्स देखी हैं। एक तो अता तारड़ साहब, आपके फेवरेट जो हैं, दी सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन स्ट्रोक डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उनकी स्टेटमेंट्स, और फिर राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट। अता तारड़ साहब की जो स्टेटमेंट बड़ी सख्त किस्म की है, उन्होंने कहा जनाब ये बिल्कुल हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये फितना है, ये फसाद है, और पहले इन्होंने बहुत सी वायलेंस करवाई, अब ये सिविल डिसोबीडियंस का इन्होंने शोशा छोड़ दिया है और हम बिल्कुल भी इनके हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। और राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा कि हम हर किस्म के मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, अलबत्ता ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ये कामयाब नहीं हो सकेगी, और इनको चाहिए कि ये हमें गन पॉइंट पे, ये कंडीशंस के जरिए मजबूर ना करें, ओपन एंडेड हमारे साथ मुज़ाकरात जो है वो करें। शुक्र अदा करना चाहिए कि वो बजाय इस्टेब्लिशमेंट से बात करें कि आपसे बात करने को तैयार हो गए। मैं तो अभी तक ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पाया कि इमरान खान जो है डायरेक्टली PDM2 गवर्नमेंट से क्यों बात कर रहे हैं, वो अपने इस मुतालबे से कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट से ही हमें बात करनी चाहिए, पीछे कैसे हटें। तो ये वो सारा बैकग्राउंड है जिसमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस वक्त इमरान खान का ये अल्टीमेटम संडे के हवाले से सामने आएगा। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये और मेरा ख्याल चंद घंटों में या एक आध दिन में हमें पता चलेगा, लेकिन मैं मजीद तफसीलात कुछ आपसे शेयर करूँ। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के हवाले से थोड़ा सा क्रिटिकल जायजा लेना जो है वो बहुत जरूरी है। मैंने जो पिछला वीडियो किया था, बल्कि उससे पहले भी मसलसल मैं ये कह रहा हूँ कि इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसका पहला हिस्सा ये है कि डायस्पोरा से ये रिक्वेस्ट की जाए, अपील की जाए कि आप पाकिस्तान में जो फॉरेन रेमिटेंसेस हर महीने भेजते हैं वो कम भेजें और उसमें हाथ थोड़ा सा रोकें। इसमें शायद बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं हो सकती, ये मैंने कहा था।
उसके बाद मैंने आप लोगों के सैकड़ों हज़ार से ज़्यादा कमेंट्स मेरे उस ब्लॉग में, जिसमें बहुत ज़्यादा कमेंट जो है इस हवाले से हैं, जिसमें आप में से बहुत से लोगों ने मुझे ये समझाने की कोशिश की है और उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है कि मैं ये क्यों कहता हूँ कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, ये फॉरेन रेमिटेंसेस का रोकना जो है वो मुमकिन नहीं होगा, बिकॉज हुंडी और हवाला का सिस्टम मौजूद है, लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बैंकिंग सिस्टम से भेजें। पहली जो चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूं वो ये कि मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के और फॉरेन रेमिटेंसेस को रोकने के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। जिस तरह से मैं आर्मी और जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है पाकिस्तान में, वो जो 40 के करीब प्रोडक्ट्स बनाता है, मैं उसके बाइकआउट की पूरी हमायत करता हूं। और मैं इनिशियल उन 3-4 लोगों में हूं। जब लंदन से वकार मलिक साहब ने वो आइडिया पेश किया तो मैंने उस आइडिया को प्रमोट करने में मैंने भी अपना थोड़ा सा जोर लगाया, या मैंने उसमें एक पार्ट जो है रोल प्ले किया था। लेकिन वहां पर भी जब हम आर्मी प्रोडक्ट्स को देखते हैं तो मुझे बाद में ये पता चला कि जो फौजी फर्टिलाइजर फॉर इंस्टेंस है FFC, उसका जो प्रोडक्ट है वो कंपैटिटिव रेट्स पे पाकिस्तान में अवेलेबल है, और उस प्राइस पे कोई और प्रोडक्ट पाकिस्तान का अपना प्राइवेट भी अवेलेबल नहीं है और बाहर का भी अवेलेबल नहीं है। बाहर का होगा तो बहुत ही महंगा होगा, लेकिन बाकी जो एंग्रो वगैरह बनाते हैं वो महंगा है। तो अब वहां पे प्रैक्टिकल नहीं होगा पाकिस्तान के किसान के लिए कि वो उस प्रोडक्ट का बाइकआउट कर दे। ऑन द अदर हैंड, नूरपुर के मक्खन के उनके पास बहुत से और भी ऑप्शंस हैं, या अटक के फ्यूल स्टेशंस पे गैस स्टेशन या पेट्रोल स्टेशन से पेट्रोल ना डालें, और भी उनके पास बहुत ऑप्शन है। कॉर्नफ्लैक्स और सीरियल का बाइकआउट करने के उनके पास बहुत से और ऑप्शन है। तो मैं प्रैक्टिकलिटी के लेंस से देख रहा हूं। मैं मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करता हूं कि आर्मी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के प्रोडक्ट्स का जहां जहां बाइकआउट मुमकिन है, प्रैक्टिकल है, उसका बाइकआउट किया जाए, ताकि वो मजबूर हों, कीमतें कम करें, खुद बेचें, उनको रिटेलर से एक नेगेटिव फीडबैक मिले। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरा एक नैरेटिव और बयानिया बन रहा है जिसमें लोगों की बहस से पहली दफा लोगों को पता चल रहा है कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो कितना ज्यादा उसकी पेनिट्रेशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी में। अब वापस आ जाए रेमिटेंसेस के ऊपर। रेमिटेंसेस को मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं कि रेमिटेंसेस अगर रुक सकती हैं तो रुकें, लेकिन मेरे उसमें प्रैक्टिकल सजेशन यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोच समझ के इसको इंप्लीमेंट करना होगा, और उनके पास एक खाका, एक स्ट्रेटेजिक प्लान होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस वो ये कह सकते हैं कि 15 दिन के लिए रेमिटेंसेस जो है वो रोक दी जाएं, या 1 महीने के लिए मैक्सिमम स्लो कर दी जाए, या 3 हफ्ते के लिए स्लो कर दी जाए, ताकि लोगों को उस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए उनको सहूलत हो। अब कमिंग टू दिस हुंडी हवाला, मैं आपको याद करवाऊंगा कि पाकिस्तान में हुंडी हवाला का जो पूरा का पूरा सिस्टम था, उस पर अगर किसी हुकूमत ने उसका रास्ता बहुत रोका और उसके लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने एफर्ट्स की, एक स्ट्रक्चर बनाया उसका रास्ता रोकने के लिए, तो वो खुद इमरान खान की हुकूमत थी, जिसने 2018 और 19 के अंदर, क्योंकि मैं पैसे भेजता था, इधर से भी निकला हूँ दौड़ के, तो पैसे मैंने वहां से निकाले, तो मैं मिलता था मनी चेंजर्स वगैरह से, तो मुझे पता चला कि इमरान खान की हुकूमत ने बहुत ही सब्सटेंटिव स्टेप्स जो हैं वो उठाए हुंडी हवाला के प्रोसेस को रोकने के लिए। और ये मुझे मनी चेंजर्स ने इस्लामाबाद के अंदर बहुत डिटेल से बताया कि किस तरह उन्होंने मनी चेंजर्स को रजिस्ट्रेशन उनकी की, मनी चेंजर्स की उनके अपने ऑफिस के अंदर जहां फॉरेन करेंसी काउंट होती है, ये एक्सचेंज टेक प्लेस करता है, वहां पर कैमरे लगाए गए, कैसे वो कैमरे जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारों के साथ उनको जोड़ा गया, कैसे पता नहीं FBR के साथ जोड़ा गया या मिनिस्ट्री फाइनेंस के साथ जोड़ा गया, किस तरह से FIA को बहुत ज़्यादा ट्रेन किया गया उस डिटेक्शन के लिए। और साथ ही सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने ये की कि उन्होंने जो बैंकिंग रेट था और जो हुंडी हवाला का रेट था, उसके दरमियान जो डिफरेंस हुआ करता था 5-6 रुपए का, उसको उन्होंने कम कर दिया। उसके बाद जब PDM 1 और PDM 2 गवर्नमेंट्स आई, तो उन्होंने इमरान खान ही की हुकूमत के बनाए हुए खाके और स्ट्रक्चर से उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, जिसके नतीजे में इस वक्त पाकिस्तान में हुंडी और हवाला का सिस्टम कोई बहुत ज़्यादा तवाना शक्ल में, मजबूत शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करता। और इंटरनेशनल भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी कि हुंडी हवाला के सिस्टम पे आप क्रैक डाउन करें। सो अंडर दी सर्कमस्टेंसेस, अगर लोगों को आप अचानक कहते हैं कि आप हुंडी हवाले का इस्तेमाल कर लें, तो सिस्टम को फंक्शनल होते होते भी देर लगेगी। हो तो जाएगा ही फंक्शनल, और उसके ऊपर क्रैकडाउन करना इतना आसान नहीं है। और आई एम श्योर कि जो गवर्नमेंट सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन करना चाह रही है, वो बहुत जल्दी हुंडी हवाला के ऊपर भी हमला कर देगी, हुंडी हवाला के ऊपर हमला कर देंगे ये बिल्कुल। तो वो तो बिल्कुल आप समझे कि ये है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी से देखना पड़ेगा कि ये रेमिटेंसेस कहाँ से आती हैं, कितना परसेंटेज सऊदी अरब से आता है, कितना UAE से आता है, कितना बहरीन से, ओमान से, कितना बरतानिया से, कितना यूरोप से आता है। और अगर ये स्ट्रेटजी और थिंकिंग होगी तो फिर इसमें कामयाबी होगी। महज लोगों को कह देने से खुद भी खुद, मतलब बगैर किसी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के, इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं हो सकेगी। एक और बड़ी दर्दनाक किस्म की डेवलपमेंट है, इसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। सोर्सेज विद इन द चौधरी निजामुद्दीन सिस्टम बिटवीन पिंडी एंड इस्लामाबाद, उनसे ये पता चल रहा है कि 26 नवंबर 2024 को जो कत्ले आम हुआ है इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद मैसेकर,
उसमें एक सीनियर ऑफिसर, कम से कम एक सीनियर तरीन ऑफिसर टू द लेवल ऑफ ब्रिगेडियर विद अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, मुझे पता भी है कि कौन सी रैंक और कौन से पोजीशन में, नाम भी पता है मुझे उनका, मैं ले नहीं रहा, वो खुद जाती तौर पे जूनियर अफसरान को और पुलिस को मजबूर करने के लिए उन्होंने जाती तौर पर वहां पे फायरिंग की है पाकिस्तान के सिविलियन निहत्ते प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स के ऊपर। ये क्यों हुआ? इसलिए कि वहां पर बड़ी कंफ्यूजन थी। वो अब सबसे पहले तो पुलिस ने, इस्लामाबाद पुलिस को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। इस्लामाबाद पुलिस ने तो वही किया जो कश्मीरियों ने किया था खाना काबा में। उन्होंने कहा आप पे तपसी आप पे ठुस करसी। पुलिस ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों के ऊपर गोली नहीं चला सकते, और उनके मुख्तलिफ अफसरान जो हैं उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उस पर फौज के अफसरान जो हैं वो जलाल में आ गए, चूंकि फौज के भी अपने रैंक एंड फाइल जूनियर जो ऑफिसर्स थे, मेजर्स एंड कैप्टन, उनमें खासी कंफ्यूजन थी कि हम क्या करने चले हैं। इसलिए एक सीनियर ब्रिगेडियर साहब ने इस नेक काम का खुद से आगाज किया और वो खुद भी फायरिंग करते रहे। अब जाहिर है कि ऐसी चीज छुप नहीं सकती थी। ये इस्लामाबाद की पुलिस को भी पता है, ये बहुत से पॉलिटिशियंस को भी पता है, ये फौज के बहुत से अफसरों को भी पता है। तो अब एक पसूड़ी बनी हुई है बिटवीन इस्लामाबाद और पिंडी कि इस पूरे मामले की जिम्मेदारी जो है वो किस पर डालनी है। अच्छा, मीनवाइल ये भी जहन में रखिए कि जिन 12 लाशों का पीटीआई और बैरिस्टर गौहर बार बार चर्चा करते हैं कि ये 12 लोग हमारे शहीद हुए हैं, यही कंफर्म्ड है, ये सब वही लोग हैं जो तकरीबन 4 बजे से लेकर शाम के 5:30 या 6 बजे तक के दरमियान में जो स्नाइपर फायर हुआ है 26 नवंबर को, ये उसके नतीजे में शहीद हुए हैं। ये वही हैं जिनकी लाशें जख्मी हालत में या आफ्टर द डेथ इनकी लाशें जो हैं वो पॉलीक्लिनिक में पहुंची, पेम्स हॉस्पिटल में पहुंची और फिर मुख्तलिफ तगो-दो से लोगों के हवाले कर दी गई। जो रात को 11 बजे के बाद से फायरिंग हुई है, या 10 बजे की 11:47 का जो टाइम दिया जाता है, जो उसके बाद से फायरिंग हुई है, वो सारी की सारे लाशें जो हैं वो फौज के जो जवान हैं वो उठा के ले गए, उस इलाके को साफ कर दिया गया। उसमें जाहिर उनके पास बहुत से मिसिंग, इस वक्त जो लोग मिसिंग हैं, प्रिज्यूम उसमें जख्मी भी होंगे। और आम कयास यही है, अब जाहिर है किसी को फिक्र नहीं पता, लेकिन एक आम जो कयास है वो ये है कि 100 से ज़्यादा लोग जो हैं इस कत्ले आम के नतीजे में शहीद हुए हैं, जिनकी लाशों को फौजी जो है वो इस वक्त दबा के बैठे हुए हैं। ठीक, ये इसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करें। अब ये किस पे डालना है? अच्छा, अभी तक तो आपको पता है कि ये माना ही नहीं जा रहा पाकिस्तान में इस्लामाबाद की हुकूमत की तरफ से कि गोली चली है। ये और बात है कि पूरी दुनिया का मीडिया जो है, अभी तो मैं देख रहा था कि एक इसे कहते हैं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का जो है, उनकी भी वीडियो उसके ऊपर मैंने देखी, मेरी नज़र से गुजरी है। तो पूरी दुनिया का मीडिया ये लिख रहा है, ये बोल रहा है, ये दिखा रहा है अपनी डॉक्यूमेंट्रीज में कि इस्लामाबाद में गोली चली है। और पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान में आप सबको पता है कि गोली चली है, लेकिन अभी तक हुकूमत ये मान नहीं रही कि गोली चली है। लेकिन अंदर जो पसूड़ी पड़ी हुई है वो ये है कि मलबा किस पे डालना है। आपने देखा चंद दिन पहले बैरिस्टर गौहर ने अपने आकाओं की ख्वाहिश पूरी करते हुए उन्होंने एक FIR दर्ज कराई, जिसमें सारा का सारा मलबा उन्होंने शहबाज शरीफ के ऊपर, मोहसिन नकवी के ऊपर, पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस पर डाल दिया। अब इस्लामाबाद पुलिस जो है वो बड़ी भरम है कि गोली हमने चलाई नहीं, मुकदमा हमारे पर डाल रहे हैं। भाई लोगों की कोशिश ये है कि अल्टीमेटली ये साबित कर दिया जाए कि ये इस्लामाबाद की पुलिस। मैंने आपको अपने एक वीलॉग में कहा भी था कि इन दी एंड किसी DSP को पकड़ लिया जाएगा, वो कहा जाएगा कि DSP पागल हो गया, पैनिक में था, इसने गोली चलाई है और 8-10 लोगों की डेथ हो गई है, तो कुछ लाशों को एडमिट कर लिया जाएगा, पुलिस ने लाशें छुपा ली थी। लेकिन अब वो बात हो नहीं पा रही बिकॉज इस्लामाबाद की पुलिस टोटल इनकारी है, वो इसकी जिम्मेदारी जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेना चाह रही। अब एक पसूड़ी पड़ी हुई है कि इसको किसके ऊपर फेंकना है। मैं भी उसी मूड में हूं कि एवी होया। तो एक डेवलपमेंट और ये है, जैसा कि मैंने आपको पिछले अपने वीलॉग्स में इसका जिक्र किया कि भाई लोगों को, जनरल साहिबान को इमरान खान से डील चाहिए। ठीक, ये तो कोई नई बात नहीं है, सारा पाकिस्तानी अब ये जानता है कि जनरल साहिबान को इमरान खान से डील चाहिए और अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे चाहिए। तो जनरल साहिबान को इमरान खान से एक ऐसी मैजिकल डील चाहिए जैसी वो जो नेक परी थी, उसने सिंड्रेला की तमाम मुश्किलात उस रात को हल कर दी थी, जब सिंड्रेला को बगी भी दे दी, सिंड्रेला को खूबसूरत कपड़े भी दे दिए, कोचवान भी दे दिए, उसको खूबसूरत जूते भी दे दिए, ताकि वो शहजादे की जो पार्टी और डांस पार्टी थी उसमें सिंड्रेला जो है जाके शिरकत करे। और फिर मेरा ख्याल है उसमें परी का ही रोल था कि ऐसा खूबसूरत बनाया सिंड्रेला को कि शहजादे को सिंड्रेला से मोहब्बत भी हो गई। ये सब कुछ उस परी ने किया। अब यहाँ पे भी जनरल साहिबान जो है उनकी एक मैजिकल, उनको ऐसी डील चाहिए इमरान खान से जिसके नतीजे में उन्होंने ये सारी जो जादू की नगरी खड़ी की है इसको कबूलियत मिल जाए।
इमरान खान जो हैं इसको कबूल कर लें, उनके देखा देखी पाकिस्तान के लोग भी इसे कबूल कर लें, और जो जर्नल जो पूरे पाकिस्तान में नारा लग रहा है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, लोग वो नारा लगाना बंद कर दें, लोग एक दफ़ा फिर फौजियों से मोहब्बत और प्यार करना शुरू कर दें। जहाँ किसी शादी की जगह में, बाजार में किसी रिटायर्ड जनरल साहब को देखें तो वहीं उनको सलूट मारें, कहें सर आप कैसे हैं, सर कारगिल की जंग आपने कैसे लड़ी थी, 1965 में आपको फतह किस तरह से मिली थी, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हो जाए। अब इन तमाम ख्वाहिशात के अंदर पता ये चला है कि एक नई ख्वाहिश भी ऐड की गई है। पता नहीं ये ख्वाहिश अभी इमरान खान के सामने रखी गई है, ये नहीं रखी गई है, इमरान खान ने इस पर क्या रद्द-ए-अमल किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन ख्वाहिश मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बड़े सोर्सेज से पता है, और वो ख्वाहिश ये है कि इमरान खान से ये डिमांड किया जाएगा कि जितना भी ये एक्सपैट डायस्पोरा है जो बरतानिया, कनाडा, अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है, और इसके अंदर मेरी तरह के जो लोग हैं, जो मेजर आदिल राजा हैं, जो हैदर मेहदी हैं, शहबाज गिल हैं, इसी तरह से जो ये फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल है, अलायंस फॉर डेमोक्रेसी है, और बहुत से जितने मुंह सर और मुंह फट किस्म के पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, इन सब को इमरान खान डिसोन कर दें, डिस्कनेक्ट कर दें, और इमरान खान भी ये कहने लग जाएं कि ये पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए जो लोग हैं ये मुंह मारी अपनी यानी मुंहजोरी कर रहे हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये वैसे ख्वाहिश तो बहुत देर से चल रही थी, अब इस पर एक बाकायदा कैंपेन बिल्डअप की जा रही है। अपेरेंटली मैंने खुद तो नहीं सुना कि फवाद चौधरी साहब ने खुद अपने ज़ाती तौर पे इसमें क्या कहा है कहीं, लेकिन उनकी एक स्टेटमेंट बहुत चल रही है कि पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आड़ में पाकिस्तान से बाहर बैठ के नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये आपको पता है, ये बात बहुत देर से चलाई जा रही है। अब इस पर फवाद चौधरी की ज़ाती ये जहन की इख्तरा है, ये उनको कहा गया है कि आप इस कैंपेन को लीड करें, लेकिन वो अकेले नहीं है, और भी बहुत से लोग जो हैं वो इस कैंपेन को लेके चल रहे हैं। तो अब वी डोंट रियली नो कि अभी इसमें इमरान खान का क्या रिएक्शन या रद्द अमल है, लेकिन ये भी डील का पार्ट होगा कि सारे के सारे सोशल मीडिया के जो मेन लोग हैं, मेरी तरह के, साबिर शाकिर की तरह के, हैदर मेहदी की तरह के, और भी बहुत जितने भी लोग हैं, इन सबको इमरान खान जो है वो डिसोन कर दें। ये भी जहन में रखें। एवी होया करते हुए एक चीज़ ये भी हुई कि पाकिस्तान के फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ जहाँ मेरा ख्याल पहुँच चुके हैं इजिप्ट में, D8 डेवलपिंग 8 की समिट मीटिंग वहाँ पे हो रही है, जिसमें पाकिस्तान भी है, तुर्की भी है, इंडोनेशिया भी है, बांग्लादेश भी है, उसके अंदर नाइजीरिया भी है, और इजिप्ट उसे होस्ट कर रहा है। तो साथ ही खबर ये फैल गई सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, बेसिकली तौर पे किसी ने एक ट्रैक रूट दिया कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू जो हैं वो भी इजिप्ट पहुंच रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तानी हलकों ने स्पेकुलेशन शुरू कर दी कि शायद इसराइल की रिकग्निशन के हवाले से पहली मुलाकात जो है हमारे फॉर्म 47 के प्राइम मिनिस्टर और नेतन्याहू के दरम्यान में भी होगी। मेरा ख्याल शाहीन सेवाई साहब ने उस पर कॉमेंट किया, बहरल अदील जो हैं, इसे कहते हैं अदील साहब जो हैं, जो siyaset.pk के हैं, उन्होंने तो डेफिनेटली उस पर कमेंट किया, और मैंने भी वहाँ पे क्वेश्चन उस पर रेस किया उस ट्वीट पे। मैं आपको ट्वीट्स वगैरह जो है वो स्क्रीन पे दिखाता हूँ। अब शहबाज शरीफ साहब की ज़िंदगी बच गई है। वो ज़िंदगी उनकी इसलिए बच गई है कि इजिप्ट ने और इसराइल दोनों ने ये क्लैरिफाई किया है। इसराइल ने कहा है, बीबी नेतन्याहू ने खुद कहा है कि मैं इजिप्ट नहीं पहुँच रहा, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। इजिप्ट की गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई है कि बीबी नेतन्याहू यहाँ नहीं है, ना वो यहाँ पे आ रहे हैं, और अगर वो आते भी तो बैकग्राउंड उसका ये था कि इसराइल, इजिप्ट और हमास के दरम्यान में नेगोशिएशंस हो रही हैं एक गाजा में प्रिजनर्स के रिलीज़ के हवाले से। हमास का अभी भी यही है कहना कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डील होनी चाहिए। अगर हम आपके प्रिजनर्स रिलीज़ करते हैं, अब वो पता नहीं कितने उसमें से जिंदा है, तो फिर उसके बाद एक मुकम्मल कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर होना चाहिए और इसराइली डिफेंस फोर्सेस को गाजा से निकल जाना चाहिए। नेतन्याहू अभी भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, हम फेज्ड करेंगे, कंप्लीट हम नहीं करेंगे सारी चीज़ों की डील, हमें सिर्फ प्रिजनर वापस कर दें, हम कुछ प्रिजनर्स आगे से रिलीज़ कर देंगे। उस खत का सिलसिले में सेटल करने के सिलसिले में तवक्को ये थी कि नेतन्याहू वहाँ पे आते। तो चले, मैंने शहबाज शरीफ की जान बचा दी है। फिर आखिर के तौर पर हिंदुस्तान और बांग्लादेश की डिबेट की तरफ चलते हैं। 16 दिसंबर को हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया, और ये दिन जो है 16 दिसंबर का, उसे हिंदी में कहते हैं विजय दिवस, जिसका मतलब है द डे ऑफ द विक्ट्री। तो हिंदुस्तान की फौज को उन्होंने मुबारकबाद दी कि आपने इस दिन बहुत ही बहादुरी और दिलेरी और जुर्रत जो है दिखाई, बेसिकली पाकिस्तान को शिकस्त दी। मेरे ख्याल पाकिस्तान का उन्होंने उसमें जिक्र नहीं किया ट्वीट में, लेकिन बहादुरी की उन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी। मुझे ज़ाती तौर पे इस पर यह एतराज़ है कि हिंदुस्तान की फ़ौज ने वो जो 12 दिन की जंग लड़ी थी पाकिस्तान से, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 दिसंबर टिल 14-15 दिसंबर, उसमें हिंदुस्तान की फ़ौज को तो कोई बहादुरी दिखानी ही नहीं पड़ी, इसलिए कि 7 करोड़ की आबादी से पाकिस्तान की ईस्टर्न कमांड, जिसकी मेरे हिसाब से टोटल जो रेगुलर क्रैक ट्रूप्स थे उसके वो 45,000 से ज़्यादा थे ही नहीं टू बिगिन विद, तो वो तकरीबन 9 महीने 10 महीने से वो अपने ही 7 करोड़ की आबादी से लड़ रहे थे।
क्योंकि उनके जर्नैल साहिबान का दिमाग ख़राब हो चुका था और एक खाली वो दिमाग डफर जर्नैल जो था अबैदुल्ला नियाज़ी, जिसने सारी की सारी फ़ौज को बंद किया हुआ था मुख्तलिफ शहरों में, जिसको कैसल मेंटेलिटी या कैसल स्ट्रेटजी थी कि हम अंदर शहरों का दिफा करेंगे और हिंदुस्तानी फ़ौज को तो रास्ता रोका ही नहीं, तो हिंदुस्तानी फ़ौज तो सीधी सीधी जीप चला के जो है बगैर लड़ाई किए ही ढाका पहुंच गई। तो कोई बहुत ज़्यादा बहादुरी तो थी नहीं। मुझे तो ज़ाती तौर पर नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर यह एतराज़ है। लेकिन बांग्लादेश में इसके हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट छिड़ गई, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में बांग्लादेश की क्रिएशन का या बांग्लादेश के बनने का या बंगाली लोगों का या मुक्ति बानी का वो जिक्र करना भूल गए। हालांकि कुछ बरस पहले आपको याद है कि जब वो बांग्लादेश गए थे, जब ताल्लुकात बहुत अच्छे थे बांग्लादेश के साथ, तो वहाँ उन्होंने बड़ी छाती फैला के उन्होंने बंगाली लोगों को कहा था कि हम ही तो हैं जो आपके साथ लड़े वगैरह वगैरह। तो इस दफ़ा उन्होंने उनका जिक्र नहीं किया। जब जिक्र नहीं किया तो बांग्लादेश में इस वक्त जो नई हुकूमत इंटरिम गवर्नमेंट है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की, उसके बहुत से मेंबर्स ने, मिनिस्टर्स ने, स्टूडेंट लीडर्स ने उसमें सवाल ये उठाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी इस तरह से एक्ट कर रहे हैं जैसे जो कुछ भी हुआ और वो जो फतह उनको मिली पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर, वो सिर्फ हिंदुस्तान की फ़ौज ही की वजह से थी। हम जिन्होंने स्ट्रगल की पूरे 9 महीने की, जिसकी तरफ मैं इशारा भी कर रहा हूँ, उसे उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। हालांकि इस पूरी की पूरी जंग के अंदर हिंदुस्तान महज हमारा एक एलाए और एक इत्तेहादी था। अभी भी ऐसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर हिंदुस्तान की फ़ौज ना आती तो फिर क्या होता, कई साल और आपको स्ट्रगल जो है वो करनी पड़ जाती। तो ये तो बहरहाल एक डिबेट है, ये मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। लेकिन आजकल वैसे बांग्लादेश के हवाले से हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा तशवीश जो है वो पाई जाती है। मैं एक किसी और की स्टेटमेंट हेडलाइन देख रहा था कि ये वो बांग्लादेश नहीं है जो 1971 में हमने बनाया था, ये तो एक नया पाकिस्तान है, दिस इज़ अ न्यू पाकिस्तान। इस पर खैर करें फिर कभी बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस को भी बड़ा एतराज़ है नरेंद्र मोदी के ट्वीट में। उनको एतराज़ ये है, मैं बाज़ लोगों के ट्वीट देख रहा था, अभी मुझे मिल जाए तो मैं दिखाऊँ, मैं दोबारा ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिला नहीं। तो वो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को इंदिरा गांधी को भी अप्रिशिएट करना चाहिए था और इंदिरा गांधी से और नेहरू खानदान से नरेंद्र मोदी जो है वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला है। बिकॉज जो खिदमात इंदिरा गांधी की जो अचीवमेंट्स हैं, नरेंद्र मोदी की अचीवमेंट्स उसके करीब नहीं आती। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का पूरा ईस्ट पाकिस्तान फतह कर लिया, सिक्किम हासिल किया, उसके अलावा बड़ी उनकी अचीवमेंट्स थी इन टर्म्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडिया खासी। और कांग्रेस ने तो 1971 के बाद इंदिरा को गॉडेसेस दुर्गा के साथ कंपेयर करना शुरू किया था। दुर्गा एक मिथिकल गॉडेस है, मेरे हिसाब से मिथिकली है, जिनका इमेज अगर आप देखें, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं, तो वो एक दुर्गा राइड्स ऑन अ लायन और अ टाइगर विद वेपन्स इन हर हैंड। तो एक वो एक पावर की जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव है गॉडेसेस दुर्गा। तो कांग्रेस के माइंड से इंदिरा जो हैं वो गॉडेसेस दुर्गा हैं, जिनका कि नरेंद्र मोदी ने जिक्र नहीं किया। मैं यहाँ थोड़ा सा कांग्रेस के पॉइंट ऑफ से ऐड कर दूं कि नरेंद्र मोदी एक हिंदुस्तान की तारीख के डिफरेंट फेज के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। इंदिरा गांधी का चैलेंज डिफरेंट था। नरेंद्र मोदी ने, मैंने चेक किया है कि 2014 से 2024 के दरमियान में हिंदुस्तान के जीडीपी और इकोनॉमी का साइज डबल से भी ज्यादा कर दिया है। 2014 में इंडियन इकोनॉमी का साइज $1.8 ट्रिलियन था। इस वक्त इंडियन इकोनॉमी का साइज ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन है, यानी डबल से ज्यादा कर दिया है। और इसी टाइम पीरियड में हिंदुस्तान हैज ओवरटेकन इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन। अब ग्रेट ब्रिटेन जो है इस वक्त 6th इकोनॉमी है, इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अब खतरा यह है, जरा पाकिस्तान में गौर करें इस चीज के ऊपर, खतरा यह है कि अगले चंद सालों में कहीं हिंदुस्तान चौथी बड़ी इकोनॉमी न बन जाए। इस वक्त सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका की है, दूसरी जापान की है, दूसरी चीन की है, तीसरी जापान की है, चौथी जर्मनी की है। लेकिन यूक्रेन की जंग में चूंकि जर्मन्स ने अमेरिकन प्रेशर एब्जॉर्ब किया, जिसके नतीजे में उनकी ऑयल, फ्यूल, गैस सप्लाईज एक्सपेंसिव हो गई, उनको बहुत ज़्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर उनका पता नहीं लेस देन 1% था, वो 3% उन्होंने कर दिया। और चीन के साथ उनकी जो एक्सपोर्ट मार्केट्स थी वो डिसरप्ट हुई हैं अंडर द अमेरिकन प्रेशर, जिसके नतीजे में जर्मन इकोनॉमी लड़खड़ा रही है। जबकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी ने ऐसा उन्होंने प्ले किया अपने आप को यूक्रेन की जंग में कि उनको यूक्रेन की जंग का फायदा हो गया बिकॉज ऑफ द एनर्जी प्राइसेस एंड ऑल दैट। अगर ये सूरत हाल ऐसे ही जारी रही तो मुझे लग रहा है कि अगले 3-4 साल में कहीं ऐसा ना हो कि आपको पता चले कि हिंदुस्तान चौथी इकोनॉमी जो है वो बन गया और जर्मनी से भी वो आगे निकल गया। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती।